नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्राशरण दाब। प्राशरण दाब में हमने पढ़ा था अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राशरण में आपने ऐसा पढ़ा था कि ऐसा विलयन जिसमें विलाय के कण हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या कर रहे थे, गमन कर रहे थे, या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता जो गमन कर रहे हैं उनके बीच में क्या पाई जाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। अब जो अर्धपारगम्य झिल्ली थी यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली में अर्धपारगम्य झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, यह एक सतत शीट के समान, सतत शीट का मतलब है कि ऐसी कोई एक लगातार सतह है, ये एक सतत शीट के समान छिद्र युक्त प्लेट होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक सतत शीट के समान सूक्ष्म इसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और सूक्ष्म छिद्र युक्त जो झाल होता है, ये एक लगातार कंटिन्यू शीट है और इसमें लगातार क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और सूक्ष्म छिद्र युक्त जो झाल होता है उसी जाल को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल और केवल विलायक के कण ही गुजर सकते हैं, यानी इस अर्धपारगम्य झिल्ली से विलय के कण आदान प्रदान नहीं होते हैं। केवल किसके कण आदान प्रदान होते हैं, विलायक के कण आदान प्रदान होते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये फिनोल की अर्धपारगम्य झिल्ली हो सकती है, या तो किसकी बनी हो सकती है, फिनोल की बनी हो सकती है, या आपके पास में किसकी बनी होती है, ये K4FeCN का होल 6 की बनी हो सकती है, यानी पोटेशियम फेरोसाइनेट की बनी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये एक प्लेट होती है जो कांच के जो एक सतत सतह होती है, उस सतह में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उस छिद्रों से बनी हुई समांतर सतह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली फिनोल की हो सकती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये झिल्ली होती है इससे केवल किसके कण गुजरते हैं, विलाय के कण गुजरते हैं। तो इसको हम यदि परिभाषा के रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि इसको परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा लिखेंगे, एक सतत शीट के समान, एक सतत शीट के समान, कि आपके पास में एक सतत शीट है और उस सतत शीट के समान सूक्ष्म छिद्र युक्त जाल, एक सतत शीट के समान सूक्ष्म छिद्र युक्त जाल को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली में केवल विलाय के कण ही गुजर सकते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं स्टार डाल के, इस झिल्ली से केवल विलायक के कण ही गुजर सकते हैं। इस झिल्ली से केवल किसके कण गुजर सकते हैं, विलायक के कण ही गुजर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें यह कह सकते हैं कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्यतः बनी किसकी होती है, तो मुख्य अर्धपारगम्य झिल्लियों की बात करते हैं। मुख्य अर्धपारगम्य झिल्लियां, जो मुख्य अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं उसमें सबसे पहले जो मुख्य अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वह होती है फिनोल की। किसकी होती है, फिनोल की। यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है, आप लिख सकते हो फिनोल की बनी हो सकती है। दूसरा लिख सकते हो K4
FeCN6 की बनी हो सकती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी अर्धपारगम्य झिल्ली बनी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनकी मुख्यतः अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है। तो ये चीज़ थी आपके पास में अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ से आपको बोर्ड में सीधा क्वेश्चन पूछा सकता है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, SPM क्या होती है, या इसमें केवल किसके कण गुजर सकते हैं, विलायक के कण। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है। और अर्धपारगम्य झिल्लियों में मुख्यतः फिनोल और कैफ और FeCN6 की झिल्लियां मुख्यतः पाई जाती हैं। अब देखिए जो आपके पास में अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं, उन अर्धपारगम्य झिल्लियों के बाद में आता है कि आप पढ़ रहे थे प्राशरण दाब, और प्राशरण दाब को हम किससे व्यक्त कर रहे थे, पाई से व्यक्त कर रहे थे प्राशरण दाब को। अब प्राशरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध क्या है उसकी हम कुछ बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि प्राशरण दाब और विलय का जो अणुभार है उसमें संबंध ज्ञात करेंगे। अब किस प्रकार से उन दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा विशेष टॉपिक है और इस पे आप अच्छी तरह से ध्यान से इसको समझें, बिंदुवत समझें कि प्राशरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध क्या है। प्राशरण दाब, ये तो आपका प्राशरण दाब हो गया। इस प्राशरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई से। व विलय के अणुभार में संबंध, प्राशरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध। क्या प्राशरण दाब है व विलय है, उस दोनों के अणुभार के बीच में संबंध क्या है। तो देखो अच्छी तरह से मैं सोच समझ के बिल्कुल इक्वली दोनों के बीच में संबंध निकालना है। उस संबंध को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पॉइंटों को सोच के चलना है और आराम से धीरे धीरे चलना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि, देखिए हम जो चीज को जानते हैं वे क्या चीज है, आप हमेशा क्या लिखते हो, PV बराबर nRT, कि आप ये चीज लिखते हो PV बराबर nRT। और ये PV बराबर जो nRT, इसको 1 नंबर दे दो। और ये आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है कि PV बराबर nRT वह आपकी कौन सी समीकरण थी, उसको आप लिख रहे थे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, कि आपके पास में है PV बराबर nRT, ये कौन सी समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण है। अब आप यहां पे देखो, यहां पे क्या है n को हम किससे व्यक्त करते हैं, मोल से व्यक्त करते हैं। तो जहां पे हम n ज्ञात करते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, वहां पे आपके पास में सूत्र होता है भार अपॉन अणुभार। क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। भार को हम किससे दर्शाते हैं, W से। अपॉन अणुभार को किससे दर्शाते हैं, m से। तो WB अपॉन MB, ये समीकरण कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 नंबर। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपके पास में समीकरण है PV बराबर nRT, ये आदर्श गैस समीकरण है और इसमें n मोलों की संख्या होती है। मोल ज्ञात करने के लिए लिखते हैं हम भार अपॉन अणुभार, यानी W अपॉन M लिखते हैं, WB अपॉन MB। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे PV बराबर, ये PV था, PV बराबर n का मान आपके पास में क्या है, WB अपॉन MB इंटू क्या है, RT। तो क्या लिख दो आप, WB अपॉन MB, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT। तो ये आपके पास में RT आ गया कि WB अपॉन MB RT आ गया। अब देखिए आपने एक चीज पढ़ी है कि जो P दाब होता है उसको हम किससे लिखते हैं, पाई के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे PV है, इस PV को हम क्या लिख सकते हैं, पाई V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई V। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में, WB अपॉन MB RT। यही है कि पाई V बराबर WB अपॉन RT, क्योंकि P दाब बराबर प्राशरण दाब क्या आपके पास में, पाई है, दोनों को इक्वल लिखा है इसलिए। अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे, यदि हम MB ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, MB, तो यहां पे क्या लिखेंगे, MB बराबर। अब MB बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, WB। अब WB है, WB के अपॉन में क्या जाएगा, पाई इंटू V, और पाई इंटू V आने के बाद में यहां पे क्या आएगा,
RT क्या आएगा, RT। और ये आपके पास में MB ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, यानी भार अपॉन अणुभार। तो अणुभार ज्ञात करने का ये आपके पास में सूत्र हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां एक तो क्या आपके पास में WB क्या भाई, सबसे पहले यहां पे दे रखा WB दे रखा। WB किसका भार था, विलेय का भार। तो यहां पे लिख देना आप विलेय का भार अपॉन, इसके बाद में 1 नंबर तो ये हो गया। अब 2 नंबर देखो आपके पास में यहां पे क्या है, MB है। MB क्या है, विलेय का अणुभार। MB बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। अब नंबर 3 यहां पे एक क्या बचा आपके पास में पाई, और एक क्या बचा V। तो पाई क्या है यहां पे, प्रासरण दाब। नंबर 4 क्या बचा, V क्या है यहां पे, आयतन। नंबर 5 एक तो R है, A क्या है, T। R तो यहां पे क्या है, गैस स्थिरांक है, और T क्या है यहां पे, परम ताप। तो R बराबर लिख दिया आपने गैस स्थिरांक, और T बराबर क्या है, परम ताप। क्या है, परम ताप। ये दोनों चीजें देखना यहां पे। तो यहां पे जो गैस स्थिरांक होता है इसका मान तो कितना होता है, 8.314। ये गैस स्थिरांक R का मान होता है। और परम ताप होता है केल्विन में। किसमें होता है, केल्विन में। जो भी आपके पास में सेंटीग्रेड ताप दे रखा है उसमें 273 आपको क्या करना है, ऐड करना है। वे ताप कौन सा हो जाएगा आपका, परम ताप हो जाएगा। तो ये होता है इन दोनों के बीच में संबंध। तो एक बार पुनः देख लीजिए कि प्रासरण दाब व विलेय के अणुभार में संबंध क्या है। हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, NRT। ये आपकी कौन सी गैस समीकरण होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है। कौन सी गैस समीकरण होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है। अब आदर्श गैस समीकरण है, यहाँ पे N है मोल, R है यहाँ पे गैस स्थिरांक, और T क्या है यहाँ पे, ताप है। P बराबर दाब और V बराबर क्या है, आयतन। तो N यहाँ पे मोल है, मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है भार अपॉन अणुभार, यानी विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार होता है WB और विलेय का अणुभार होता है MB। तो समीकरण 1 व 2 से सरल करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है PV बराबर WB अपॉन MB। किसके स्थान पे लिखते हैं, N के स्थान पे लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT। अब आपके पास में P दाब है और पाई क्या, प्रासरण दाब है। दोनों क्या यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाई V बराबर WB अपॉन MB इंटू RT। तो यदि आपको MB ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, विलेय का भार अपॉन प्रासरण दाब इंटू आयतन इंटू गैस स्थिरांक इंटू परम ताप। तो आपने यही दर्शाया कि WB क्या है, विलेय का भार है, MB क्या है, विलेय का अणुभार है, पाई क्या प्रासरण दाब है, V क्या आयतन है, R क्या गैस स्थिरांक जिसका मान कितना होता है, 8.314 होता है, और T क्या यहाँ पे परम ताप है। क्या है, परम ताप। तो ये होता है प्रासरण दाब व विलेय के अणुभार में संबंध, और ये आपको ज्ञात करना था। अब देखिए ये संबंध की बात आ गई। इसके बाद में हम कुछ प्रासरण दाब के जो नियम हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि भाई प्रासरण दाब के नियम कौन कौन से, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रासरण दाब के नियम। प्रासरण दाब के नियम। जो प्रासरण दाब के नियम है उसमें सबसे पहला नियम आता है वांट हॉफ बॉयल नियम। वांट हॉफ बॉयल नियम। अब वांट हॉफ बॉयल नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब है। यदि आपके पास में कोई स्थिर ताप है और उस स्थिर ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि आपके पास में कोई विलयन है और उसका स्थिर ताप पर उसकी सांद्रता के उसका दाब कैसा होगा, समानुपाती होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, वांट हॉफ बॉयल का नियम कहेंगे। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि वांट हॉफ बॉयल का नियम क्या कहता है। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें आप लिख सकते हैं स्थिर ताप पर
आपने ताप कैसा ले लिया, बिल्कुल स्थिर ले लिया। उस स्थिर ताप पर विलयन का क्या है, स्थिर ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर विलयन का प्राशन दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आप प्राशन दाब है उसको किससे व्यक्त करते हो, पाई से। समानुपाती किसके हैं, सी के। तो पाई समानुपाती सी, प्राशन दाब पाई है, सांद्रता क्या है, सी। यदि आपको पता है कि आप ये लिखते हो हमेशा कि सांद्रता बराबर 1 आयतन लिखते हैं, नहीं लिखते हम कि सांद्रता बराबर 1 आयतन होता है, सी बराबर 1/v होता है। तो यहाँ पे यदि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई समानुपाती 1/v, कि पाई समानुपाती 1/v। इसको आप समीकरण संख्या कितनी दे देना, 1। कितनी दे देना, 1। तो ये तो होता है आपके पास में वांट हॉफ बॉयल का नियम। किसका नियम होता है, वांट हॉफ बॉयल का नियम। नंबर 2 नियम होता है, वह होता है आपके पास में वांट हॉफ ताप दाब नियम। वांट हॉफ ताप दाब नियम। अब देखिए वांट हॉफ ताप दाब नियम क्या होता है कि वांट हॉफ ताप दाब नियम कहता है कि जो आपके पास में यदि कोई निश्चित सांद्रता है और उस निश्चित सांद्रता तथा तन्यता पर जो विलयन का प्राशन दाब होता है वह उसके परम ताप के समान होता है। वांट हॉफ ताप दाब का नियम है कि यदि आपके पास में कोई विलयन है और उस विलयन की जो आपके पास में सांद्रता या उसकी जो तन्यता है, सांद्रता या तन्यता पर विलयन का प्राशन दाब उसके ताप के या जो उसका परम ताप है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको आप शब्दों में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, विलयन की निश्चित सांद्रता, इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि निश्चित सांद्रता तथा तन्यता पर निश्चित सांद्रता तथा तन्यता पर आपने निश्चित सांद्रता ले ली और निश्चित सांद्रता के साथ में क्या ले ली, तन्यता। तो निश्चित सांद्रता तथा तन्यता पर विलयन का प्राशन दाब है, विलयन का प्राशन दाब, निश्चित सांद्रता तथा तन्यता पर विलयन का प्राशन दाब उसके परम ताप, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये होता है वांट हॉफ ताप दाब का नियम। अब देखो यहां पे आपने कहा कि दाब प्राशन दाब क्या है, पाई, समानुपाती परम ताप क्या आ गया, टी। तो पाई समानुपाती टी होगा। अब पाई समानुपाती टी है, इसको समीकरण नंबर आपने कितना ले लिया, 2। अब समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब यदि हम दोनों समीकरणों को सरल करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे। देखो यहां पर इसको सरल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 क्या है, पाई समानुपाती 1/v, वह दूसरी समीकरण क्या है, पाई समानुपाती 1/t। अब इन दोनों को यदि हम सरल करते हैं तो सरल करने पर देखिए क्या होता है कि पाई समानुपाती क्या आ जाता है, यहां पे पाई समानुपाती t/v आता है, नहीं आता है। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये है। इन दोनों को सरल करेंगे तो पाई है 1/v, 1/t, टी ऊपर चले तो क्या है, t/v आ जाएगा। तो ये आता है पाई समानुपाती t/v। अब t/v आता है। अब यदि इसमें समानुपाती को हम यहां से हटा देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो विलयन नियतांक आ जाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पाई बराबर s t/v। तो यहां पे जो s है ये क्या है, विलयन नियतांक है। क्या है, विलयन नियतांक। तो पाई बराबर s
T/V। तो S यहाँ पे विलियन नियतांक है। अब S यहाँ पे विलियन नियतांक है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पाई V बराबर ST। पाई V बराबर क्या हो सकता है, ST भी हो सकता है ना भाई, कि आपने पाई कोई किससे इंटू किया, V से, तो पाई V बराबर ST। और पाई V बराबर ST होता है, जो आपके पास में S होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, NST लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो आप ये लिख सकते हो पाई V बराबर NST, पाई V बराबर NST, ये लिखते हैं कि पाई V बराबर NST। और पाई V बराबर जो आपके पास में NST का मान है, उस NST को मान के लिए किसके लिखते हैं, N मोल के लिखते हैं, तो N मोल के रूप में होता है। तो आप ये लिख सकते हो पाई V बराबर NST है, ये है N मोल के लिए, यहाँ पे N मोल के लिए है। तो S बराबर क्या होता है आपके पास में, R होता है। तो यहाँ पे R है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो आपके आदर्श गैस की समीकरण है nRT, तो nRT, तो पाई V बराबर क्या लिख सकते हो आप, nRT लिख सकते हो। इसको अंतिम रूप में आप पाई V बराबर nRT के रूप में भी लिख सकते हो। देख लो एक बार वापिस कि समीकरण 1 व 2, पाई समानुपाती T/V है, T बराबर S T/V। S क्या है, विलियन नियतांक है। विलियन नियतांक में हम हमेशा कि पाई V बराबर ST हो जाएगा। अब ST यहाँ पे होगा तो पाई V बराबर NST होता है। N किसके लिए है, मोल के लिए है। यहाँ पे आप N बराबर क्या ले सकते हो, R। तो R लिखा तो क्या हो गया, N की जगह N, S की जगह क्या है RT, तो पाई V बराबर nRT हो जाता है। और nRT होता है, इस nRT में जो T होता है वह परम ताप होता है। क्या होता है, T होता है वह क्या होता है, परम ताप, R स्थिरांक, N मोलों की संख्या, पाई प्राशन दाब, V उसका आयतन। तो ये चीज हमें अच्छी तरह से ज्ञात होनी चाहिए। तो ये दोनों नियम थे आपके पास में, वान टॉप ताप दाब का नियम और वान टॉप बॉयल का नियम। इन दोनों नियमों के बाद में जो अगला जो टॉपिक होगा उसमें आएंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए केवल आज इतना ही। तो इन नियमों को समझना अच्छी तरह से, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वे करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।